स्वागत है। आज हम लेके आए हैं मोल कॉन्सेप्ट का दूसरा पार्ट, जिसमें हम लोग देखेंगे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या होता है? डाल्टन ने पदार्थ की प्रकृति को समझाने के लिए अपना एक परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार जो पदार्थ होते हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। उन छोटे छोटे कणों को डाल्टन ने कहा कि परमाणु है, और ये परमाणु अविभाज्य होते हैं, यानी इनको और छोटा नहीं किया जा सकता है। तो पहला पॉइंट डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का क्या था कि पदार्थ जो होते हैं अविभाज्य छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, और इन छोटे कणों को डाल्टन ने परमाणु कहा। फिर दूसरा इन्होंने कहा कि किसी एक तत्व के जितने भी परमाणु होते हैं सब एक समान होते हैं। कोई एक तत्व ले लो, उसमें जितने भी परमाणु होंगे सभी एक समान होंगे। ठीक। तीसरा इन्होंने कहा कि जब दो अलग अलग तत्व आपस में निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं तो यौगिक का निर्माण होता है। जब दो अलग अलग तत्व जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में संयोग किए तो यौगिक का निर्माण होता है, लेकिन निश्चित अनुपात में। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में संयोग किए तो क्या बन गया? जल। जल एक यौगिक है, तो इसमें हाइड्रोजन दो है और ऑक्सीजन एक है। निश्चित अनुपात में जब अलग अलग दो तत्व आपस में संयोग करेंगे तो यौगिक का निर्माण होगा। फिर इन्होंने कहा कि जो परमाणु होते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं में ना तो नष्ट होते हैं ना ही निर्मित होते हैं, केवल पुनर्व्यवस्थित होते हैं। यानी रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु अविभाज्य रूप से भाग लेते हैं। तो इनके तीन चार पॉइंट यही थे। पहला बताया कि प्रकृति के बारे में, छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं। दूसरा चीज इन्होंने बताया कि एक ही तत्व के जितने परमाणु होंगे सब एक समान होंगे, जैसे लोहे में जितने भी परमाणु होंगे सब लोहे के जैसे होंगे। तीसरा इन्होंने बताया कि यौगिक के बारे में, जब दो अलग अलग तत्व निश्चित अनुपात में, दो या दो से अधिक अलग अलग तत्व निश्चित अनुपात में आपस में संयोग करते हैं तो यौगिक बनता है। और जब कोई भी रासायनिक क्रिया हो रही होती है तो उसमें परमाणु ना तो नष्ट होता है ना तो निर्मित होता है, वो केवल पुनर्व्यवस्थित होता है। समझ गए बात? ये था डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। हम देखेंगे कि परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। किसी तत्व के एक परमाणु के द्रव्यमान को हम लोग परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। एक परमाणु के द्रव्यमान को क्या कहते हैं? परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? हम लोग जानते हैं कि किसी परमाणु में तीन कण होते हैं, एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन। अगर हम प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन तीनों को जोड़ दें, तीनों के द्रव्यमान को जोड़ दें, तो क्या बन जाएगा? परमाणु द्रव्यमान। परमाणु के अंदर क्या होता है? तीन कण, प्रोटॉन होंगे, न्यूट्रॉन होंगे और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन सभी के द्रव्यमान को जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा? परमाणु का द्रव्यमान। ठीक। हम लोग देखते हैं परमाणु द्रव्यमान इकाई। परमाणु द्रव्यमान इकाई एटॉमिक मास यूनिट, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एएमयू, या कहीं कहीं पे यू लिख देते हैं, यूनिफाइड मास। परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान इकाई होता है जैसे कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान का 12वां भाग, यानी कि कार्बन 12, ऐसा कार्बन जो है उसके एक परमाणु के द्रव्यमान, एक परमाणु के द्रव्यमान इसमें किससे भाग कर दो? 12 से, तो हमको मिल जाएगा एएमयू। क्या मिल जाएगा? एएमयू। एएमयू बराबर आता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम एएमयू बराबर। तो हम लोग समझ गए परमाणु द्रव्यमान इकाई एक एएमयू बराबर कितना होता है? 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब हम देखते हैं कि इसका परमाणु द्रव्यमान से क्या संबंध है। तो जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है वो लगभग बराबर होता है न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के, और ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है ये बहुत ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से। प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो लगभग बराबर होता है किसके? न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत कम होता है। तो हम जब प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जोड़ रहे होते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नहीं जोड़ेंगे तो क्या होगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम कह सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन को हटा भी दें तो परमाणु द्रव्यमान में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम केवल क्या जोड़ दें? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन।
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। ये किसके बराबर होता है? 1 AMU के बराबर होता है। लगभग किसके बराबर होता है? 1 AMU के बराबर होता है। यानी प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होगा? 1 AMU, 1 प्रोटॉन। और 1 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान क्या होगा? 1 AMU। मान लो हमारे पास कोई एक परमाणु है जिसमें 2 प्रोटॉन है और 3 न्यूट्रॉन है, तो उसका द्रव्यमान कितना आ जाएगा? 2 प्रोटॉन का द्रव्यमान 2 AMU और 3 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 3 AMU। तो 3 2 5 AMU। ये क्या आ गया? एक परमाणु का द्रव्यमान। ऐसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो हमारे पास एक सोडियम का परमाणु है, तो हम लोग जानते हैं सोडियम का जो परमाणु होता है उसका परमाणु क्रमांक 11 और द्रव्यमान संख्या 23 होता है। यानी इसमें प्रोटॉन कितने होंगे? 11 और न्यूट्रॉन कितने होते हैं? 12। 11 प्रोटॉन का द्रव्यमान, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 AMU, एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1 AMU। तो 11 प्रोटॉन का द्रव्यमान 11 AMU और 12 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 12 AMU। 11 12 23 AMU। ये किसका आ गया? सोडियम का परमाणु द्रव्यमान। समझ गए? किसी भी तत्व का परमाणु द्रव्यमान निकालना है तो इसके एक परमाणु में देखना पड़ेगा कि कितने प्रोटॉन हैं और कितने न्यूट्रॉन हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान को ऐड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा? परमाणु द्रव्यमान। एक प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग 1 AMU के बराबर होता है और एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान भी 1 AMU के बराबर होता है। तो अगर किसी में 11 प्रोटॉन है और 12 न्यूट्रॉन है तो 11 AMU 12 AMU कितना हो गया? 23 AMU। तो हम लोग देख लिए कि परमाणु द्रव्यमान कैसे निकालते हैं। एक और निकाल सकते हैं, जैसे हम लोग मान लो ऑक्सीजन का निकालना चाहते हैं, तो ऑक्सीजन का होता है 8 और 16। यानी इसमें प्रोटॉन कितने होते हैं? 8 और न्यूट्रॉन कितने होते हैं? 8। तो 8 प्रोटॉन का द्रव्यमान 8 AMU और 8 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 8 AMU। तो 8 8 16 AMU। यानी कि ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना आ गया? 16 AMU। अगर इसको ग्राम में बदलना चाहते हो AMU को, तब क्या करोगे? AMU को ग्राम में बदलने के लिए अपने पास फार्मूला है क्या? 1 AMU बराबर 1.66 गुणे 10 माइनस 24, 1.66 गुणे 10 24 ग्राम। AMU में अगर ये वैल्यू रख दो AMU को हटा के, AMU की जगह पे ये रख सकते हो, इसको रखोगे तो ग्राम में आ जाएगा। समझ गया? तो परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए हमको देखना पड़ेगा कितना प्रोटॉन है कितना न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ के उसके बगल में क्या लगा दो? AMU। अब हम देखते हैं अणुभार क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। तो जो तत्व होते हैं वो परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, जो यौगिक होते हैं वो अणुओं से मिलकर बने होते हैं। तो उसमें एक से अधिक परमाणु होता है। अणु में क्या होता है? एक से अधिक परमाणु होता है। तो सभी परमाणु के द्रव्यमान का योग, सभी परमाणु के द्रव्यमान का योग। अणु में क्या होता है? एक से अधिक परमाणु होता है। तो सभी जितने परमाणु हैं, एक अणु में जितने परमाणु हैं सभी के द्रव्यमान का योग क्या कहलाता है? अणुभार। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड के एक अणु का सूत्र क्या होता है? CO2। इसका मतलब क्या हुआ? इसमें एक कार्बन है और कितना ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन है। तो एक कार्बन का परमाणु द्रव्यमान और एक ऑक्सीजन का, 2 ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान। तो ये तुमको दिया रहेगा। कार्बन का होता है 12 AMU और ऑक्सीजन का होता है 16 AMU। ये तुमको बताया जाएगा पहले से। तो कार्बन का कितना है? 12 और ऑक्सीजन का कितना है? 16। तो 12 प्लस 16 दूनी 32, 32 12 44। क्योंकि AMU में दोनों है तो कितना आ जाएगा? AMU में। अणुभार निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक अणु में जितने परमाणु हैं उन सभी परमाणुओं के द्रव्यमान को जोड़ दो। जैसे CO2 में एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है, तो एक कार्बन 2 ऑक्सीजन। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 AMU, ऑक्सीजन का 16 AMU। 12 प्लस 2 गुणे 16 यानी 44 AMU आ गया। ऐसे मान लो हमको निकालना है जल का, H2O का। इसमें कितना हाइड्रोजन है? 2। तो 2 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितना है? 1। तो हाइड्रोजन का होता है 1 AMU और ऑक्सीजन का होता है 16। तो 2 गुणे 1 प्लस 16। ये कैसे पता चलेगा? ये क्वेश्चन में दिया रहता है। जब भी तुमको अणुभार निकालने की जरूरत पड़ेगी तो ये दिया रहता है और धीरे धीरे हमको कुछ न कुछ याद भी हो जाता है। तो 2 प्लस 16 कितना आ गया? 18 AMU। ये क्या आ गया? H2O का अणुभार, जल का अणुभार।
अणुभार निकालने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं। एक और निकाल देते हैं, जैसे यूरिया का NH2CO यह है यूरिया। अब इसका अणुभार निकालना है तो हमको पता करना पड़ेगा कितना परमाणु है, कौन कौन से। नाइट्रोजन कितना है, एक इधर है एक इधर, दो नाइट्रोजन है। और हाइड्रोजन कितना है, दो यहाँ पे दो यहाँ पे, चार हाइड्रोजन है, एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है। तो नाइट्रोजन की जगह पे क्या लिखोगे, नाइट्रोजन का होता है 14, हाइड्रोजन का ऊपर दिया है 1, ये दिया है, प्लस कार्बन का कितना होता है 12, ये दिया है, और ऑक्सीजन का 16। तो 14 दूनी 28, 4 इक्यावन 4, प्लस 12 प्लस 16, तो 16 4 20, 28 12 40, तो 40 20 60, कितना आ गया 60 AMU। तो निकाल लोगे। अणुभार निकालने के लिए सभी परमाणु के द्रव्यमान का योग करना पड़ेगा। अणु क्या होते हैं, यौगिक के जो कण होते हैं जिससे यौगिक बना होता है उसको क्या मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान क्या होता है, इसको समझने के पहले हमको समझना पड़ेगा कि मोल क्या होता है। पहले हम देख लेते हैं मोल क्या होता है। तो मोल एक संख्यात्मक मान है। मोल क्या है, एक संख्यात्मक मान है जो होता है 6.022 इंटू 10⁻23 इकाई। अगर कोई चीज इतना उपस्थित है तो हम कहते हैं कि एक मोल है। जैसे हमारे पास मान लो दर्जन की बात करें तो दर्जन का मतलब क्या होता है कि कोई चीज 12 है तो हम कहते हैं हमारे पास एक दर्जन है। अगर हम कहेंगे कि हमारे पास कोई चीज एक मोल है तो इसका मतलब इतना होना चाहिए 6.022 इंटू 10⁻23। मोल क्या है, एक संख्यात्मक मान है। किसके बराबर होता है, 6.022 गुणे 10⁻23 इकाई के। इकाई की जगह पे क्या ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, जैसे अणु ले सकते हो, परमाणु ले सकते हो, आयन ले सकते हो, इलेक्ट्रॉन ले सकते हो, यानी जो बहुत छोटी चीजें होती हैं उनको ले सकते हो। अणु परमाणु इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये सब ले सकते हो, ताकि ये बहुत बड़ी संख्या है हम उसमें कैलकुलेट कर सकें। तो मोल क्या है, एक संख्यात्मक मान। अब हम बात करते हैं मोलर द्रव्यमान की। तो मोलर द्रव्यमान क्या होता है, किसी चीज के एक मोल का जो द्रव्यमान होता है उसको बोलते हैं मोलर द्रव्यमान। किसी चीज के एक मोल का जो द्रव्यमान होता है उसको बोलते हैं मोलर द्रव्यमान। जैसे मैं कहूं कि ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान क्या होगा, ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान, तो ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान का मतलब एक मोल ऑक्सीजन का द्रव्यमान, एक मोल ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान, मतलब क्या हो गया, मतलब इसका मतलब हुआ 6.022 इंटू 10⁻23, ये एक मोल गुणे एक ऑक्सीजन का द्रव्यमान। एक ऑक्सीजन का द्रव्यमान क्या होता है 16 AMU, ये तुमको दिया रहेगा। ठीक, कितना होता है 16 AMU। तो अगर यहाँ पे हम रख दें तो 6.022 इंटू 10⁻23 गुणे 16 AMU, ये आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 गुणे 16। AMU की जगह पे अगर वैल्यू रखें तो क्या आएगा 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। इसका और इसका जब गुणा करोगे तो एक आ जाता है, ये आ गया 16 गुणे 1 गुणे ग्राम, ये आया 16 ग्राम। तो अगर हम मोलर द्रव्यमान निकालना चाहते हैं तो मोलर द्रव्यमान के लिए क्या करना पड़ेगा, एक मोल का द्रव्यमान निकालना पड़ेगा। एक अणु का और एक परमाणु का निकालना पहले बता दिया। एक परमाणु का निकाल लिए हो तो उसमें एक मोल से गुणा कर दो। एक मोल बराबर कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23, और जब AMU को इससे गुणा करोगे 6.022 इंटू 10⁻23 से तो वो वैल्यू एक हो जाती है, 6.022 गुणे 10⁻23, और AMU के मान 1.66 इंटू 10⁻24 दोनों से गुणा कर दोगे तो क्या आएगा, एक आ जाएगा। तो मोलर द्रव्यमान निकालने के लिए हमको एक मोल का द्रव्यमान निकालना पड़ता है। एक और एग्जांपल से इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे हमको मान लो कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर द्रव्यमान निकालना है। इसका कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 का मोलर द्रव्यमान निकालना है। तो पहले हमको CO2 के एक अणु का द्रव्यमान निकालना पड़ेगा। एक अणु का मतलब अणुभार। एक अणु का द्रव्यमान निकालने के लिए इस तरीके से बताया था, कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 16 AMU। तो 12 2 गुणे 16, यह आया 44। तो कार्बन का अणुभार क्या आया
44। अणुभार मतलब एक अणु का भार। अब हम निकालते हैं मोलर द्रव्यमान। तो मोलर द्रव्यमान के लिए एक मोल का द्रव्यमान, एक अणु का इतना है, तो एक मोल का मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 का। तो एक अणु का इतना है, तो इतने का कितना होगा, इसमें गुणा कर दो 44 AMU। जैसे एक अणु का द्रव्यमान इतना है, तो दो का कर निकालना है, तो 2 गुणे इतना, 3 का निकालना है 3 गुणे इतना, एक मोल का निकालना है, एक मोल मतलब इतना 6.022 इंटू 10⁻23। इससे गुणा कर दो, इससे गुणा करोगे क्या आएगा 6.022 इंटू 10⁻23 गुणे 44। AMU का मान पता ही है, AMU का मान रख दिया 1.66 इंटू 10⁻24। इसका और इसका जब गुणा करते हैं तो एक आ जाता है, ये क्या आ गया 44, ये मान हो गया 1, ये आया ग्राम, 44 ग्राम। अणुभार निकाले क्या आया 44 AMU, और मोलर द्रव्यमान निकाले क्या आया 44 ग्राम। सिंपल बता दें तुमको, अगर अणुभार या परमाणु भार पता है और मोलर द्रव्यमान निकालना है, AMU की जगह पे क्या लगा दो, ग्राम। जैसे कार्बन का परमाणु भार कितना होता है 12 AMU। अब पूछें कार्बन का मोलर द्रव्यमान कितना होता है, तो AMU की जगह क्या लगा दो, ग्राम। तो कार्बन का मोलर द्रव्यमान आया 12 ग्राम, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 AMU। मोलर द्रव्यमान जब कहेगा तो एक मोल का, एक मोल मतलब 6.02 तो गुणे 10⁻23 अणु का। और अगर कह रहा है अणु भार तो एक अणु का, परमाणु भार एक परमाणु का, मोलर कहेगा तो एक मोल का। ठीक, हम समझ गए मोलर